नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम रीट 2022 के लिए टेस्ट नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड। और ये वीडियो जो सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए भी उपयोगी है। सी-टेट और स्टेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हिंदी की शिक्षण विधियां और व्याकरण। निम्नलिखित में से दृश्य सर्वे सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। यानी क्या पूछा है? यानी दृश्य सर्वे सामग्री के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? अब ये दृश्य सामग्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री और दृश्य और सर्वे दोनों। तो कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता? इंटरनेट, टेलीविजन, वीडियो टेप और मुखौटे। तो दृश्य सर्वे कौन से नहीं आते? मुखौटे इसके अंदर नहीं आता। मुखौटे क्या है? दृश्य सामग्री। मुखौटा जो फेस पे कवर नहीं डालते तो उसको क्या कहते हैं? मुखौटे। तो मुखौटे क्या है? दृश्य सामग्री, न कि दृश्य सर्वे सामग्री। अब ये क्या है? इंटरनेट कौन सा है? दृश्य सर्वे दोनों है। टेलीविजन क्या है? दोनों है। वीडियो टेप भी दोनों है, दृश्य सर्वे। और जो मुखौटे है वो क्या है? दृश्य सामग्री, न कि सर्वे सामग्री। अब नेक्स्ट, भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिए जाने वाला नाम है। भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिए जाने वाला नाम है जो कि है आत्मा की आवाज है, हृदय तंत्र की झनकार है, अभिव्यक्ति का व्यवहार है या उपयुक्त सभी। तो भाषा क्या है? उपयुक्त सभी है। यानी आत्मा की आवाज भी है और हृदय की झनकार है और अभिव्यक्ति का व्यवहार है। यानी भाषा के द्वारा तो हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? भाषा है। नेक्स्ट है, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। जो समवाय प्रणाली है उसमें शिक्षण कैसे होता है? उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना। यानी इसमें क्या होता है? उत्तम जो लेखक होते हैं उनकी रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना, सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना या गद्य और पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना। तो समवाय प्रणाली में क्या होता है? गद्य और पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना। यानी अब मान लो अब अपने लेसन चल रहा है चैप्टर, तो उसमें क्या है? बीच में संज्ञा का प्रकरण आ गया तो हम उसके अंदर ही बीच में क्या है? संज्ञा के बारे में बता देंगे। तो समवाय प्रणाली में क्या है? साथ में व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। अब जो एनसीईआरटी की बुक्स लगी हुई है 11th 12th वाली, 9th 10th वाली, उनमें क्या है? अलग से ग्रामर के टॉपिक नहीं दे रखे। पहले जैसे हम लोग पढ़ते थे तो क्या था? जो आरबीसी की बोर्ड की बुक थी तो उनमें ग्रामर के अलग से टॉपिक होते थे। तो इनमें क्या है? अगर कोई मान लो संज्ञा शब्द आ गया या यदि राम नाम आ गया, कोई जाति शब्द जैसे पुस्तक आ गया, तो जो अध्यापक है वही उसका क्या है? क्लियरिफिकेशन कर देगा। यानी वही उनको समझा देगा। अलग से उनका अध्ययन नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। किसको करती है? एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि के बारे में यह कथन किसका है? यानी यह परिभाषा दी है कि इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। क्या करती है? प्रकट करती है। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी। स्वीट मोते, थॉमस एम रिस्क, वाटसन या प्लूटो। तो यह परिभाषा किसकी है? रिस्क की। यानी संबंध जोड़ेंगे कैसे? रिस्क से। अब नेक्स्ट है, फलानेल बोर्ड का प्रयोग होता है। कौन से बोर्ड का? फलानेल बोर्ड का उपयोग किसमें होता है? चित्र प्रदर्शन हेतु, लेखन कार्य में, श्रवण हेतु या फिल्म पट्टिका प्रदर्शन हेतु। तो किसमें होता है? लेखन कार्य में इसका प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है वह क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। यानी आत्मा की मुक्तावस्था क्या है? ज्ञान दशा कहलाती है। तो यह परिभाषा किसकी है? सुमित्रानंदन पद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो ये किसकी परिभाषा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। यानी जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, यानी किसकी आत्मा मुक्त हो गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ऐसे जो परिभाषा होती है उसमें अपन क्या करेंगे? एक कीवर्ड निकालेंगे, तब हमें ये क्या है? याद रहेगी। और जो इंपॉर्टेंट लगे वो क्या है? हमें नोटबुक में नोट करते जाना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब नेक्स्ट, यदि हम चाहते हैं कि क्या है? यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार है। यह कथन किस शिक्षण विधि के लिए बारे में कहा गया है? यानी विद्यार्थियों का क्या करना है? भाषा पर पूरा अधिकार करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कौन सी उनको रचनाएं पढ़ने के लिए देंगे? सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, भाषा संसर्ग विधि या प्रयोग विधि। तो इसमें हम क्या देंगे? भाषा संसर्ग विधि। यानी हम जो पाठ्य पुस्तक की जो किताबें हैं वो तो है ही, लेकिन साथ में हम पूरक पुस्तकें भी लगाएंगे जिन्हें क्या है? उत्तम लेखकों की, ताकि उनके क्या है? भाषा पर उनका एकाधिकार स्थापित हो। भाषा कौशल है। अब कौशल, भाषा कौशल क्या है? भाषा कौशल से हमें क्या कौशल कितने होते हैं? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। शिक्षण कराना, अधिगम कराना, अनुदेशन करना या दक्षता प्राप्त करना। भाषा कौशल क्या है? दक्षता प्राप्त करना। यानी भाषा के द्वारा हम क्या प्राप्त करेंगे? दक्षता प्राप्त करेंगे, यानी किसी काम में हम क्या है? परफेक्ट हो जाएंगे। ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने के लिए उपयोगी है। शिक्षण के लक्ष्य, प्रश्नों के प्रकार, शिक्षक निर्मित सामग्री या पाठ्य वस्तु। अब जब बीएड की थी तो हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया था। ब्लूप्रिंट क्या होता है? जब हम पेपर तैयार करते हैं तो उससे पहले तो एक ढांचा बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो ब्लूप्रिंट जो होता है उसी के अकॉर्डिंग किसका निर्माण करते हैं? हम पेपर का निर्माण करते हैं। तो उसमें क्या उपयोगी नहीं है? शिक्षक निर्मित सामग्री उपयोगी नहीं है। शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। प्रश्नों के प्रकार लघुत्रात्मक हो गया, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक और निबंधात्मक। तो हम प्रश्नों में का विभाजन करते हैं। और पाठ्य वस्तु के प्रकरण जैसे संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, जो ग्रामर के पोर्शन हो गए, और जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके जो अध्याय हो गए तो वो हम क्या करते हैं? पाठ्य पुस्तक के उसमें प्रकरण भी होते हैं, प्रश्नों का प्रकार भी होता है और शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य भी होते हैं। लेकिन जो उसमें क्या नहीं होता? शिक्षक निर्मित सामग्री नहीं होती। ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो ये किसके लिए तैयार किया जाता है? प्रश्न पत्र का निर्माण करने के लिए तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट, किस शिक्षा शास्त्री के, जो हम लोग बीएड करते थे तो उसमें था ना कि ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो शिक्षण विधियां सारी उसी के ऊपर आधारित है। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे क्या है? पौधे हैं, पौधे के समान है। ये बीएड में जब मनोविज्ञान था ना उसमें ये थी। यानी बच्चे क्या, स्कूल क्या है? बाग है। स्कूल को क्या बोला है? बाग है। और बच्चे क्या है? पौधे हैं। और अध्यापक क्या है? माली है। यानी जो माली होता है वो क्या करता है? पौधों की देखभाल करता है ना। तो अध्यापक को क्या कहा है? माली की संज्ञा दी गई है। यानी अध्यापक को क्या बना दिया? माली बनाया है। अब ये डिजिटल, अब इसमें अब ये किसने परिभाषा दी थी? मोंटेसरी ने, फ्रोबेल ने या वाटसन ने? तो यह परिभाषा किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। क्या परिभाषा दी थी? कि बालक क्या है? एक बगीचा है, विद्यालय एक बगीचा है। और विद्यालय तो क्या है? एक बगीचा है। अध्यापक क्या है? माली है। और बच्चे क्या है? पौधे हैं। अब पता नहीं ये डिजिटल बोर्ड इतना यूज नहीं किया हुआ, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब इतने क्वेश्चन ये ऊपर चले गए। तो ये परिभाषा किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। किसने दी थी? फ्रोबेल ने। और इसकी ये बुक भी है, प्ले वे। नेक्स्ट है, सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? यानी अब ये जो अपन प्रश्न देख रहे हैं कौन सा है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण है।
सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? शिक्षक निर्मित, मौखिक परीक्षण, परमापीकृत परीक्षण या आत्मनिष्ठ परीक्षण। तो कौन सा है? परमापीकृत। जो बोर्ड क्लासेज जो होती है ना, बोर्ड के एग्जाम वो होते हैं, तो वो क्या होते हैं? परमापीकृत परीक्षण होते हैं और वो हमेशा क्या होती है? विश्वसनीय होते हैं। शिक्षक निर्मित सामग्री है वो विश्वसनीय नहीं होती। मौखिक परीक्षण, अब कोई बच्चा है जो जरूरी थोड़ा है जो अच्छा लिखता है वो अच्छा बोल भी पाता है, तो वो क्या है? विश्वसनीय नहीं है। और आत्मनिष्ठ भी क्या है? विश्वसनीय नहीं है। कौन सी विश्वसनीय है? जो परमापीकृत परीक्षण होता है वो हमेशा देव क्या होता है? विश्वसनीय होता है। अब नेक्स्ट, किस विधि को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली नहीं मान सकते? यानी प्राथमिक 5वीं तक हो गए और उससे छोटे जो नर्सरी वाले उनके लिए कौन सी प्रभावशाली नहीं मान सकते? अनुकरण विधि, भाषा संसरण विधि, व्याकरण अनुनाद विधि या ध्वन्यात्मक विधि। तो उसके लिए कौन सी उपयोगी नहीं है? व्याकरण जो अनुवाद विधि है वो इसके लिए क्या नहीं है? उपयोगी नहीं है। अब नेक्स्ट, बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए अमृत हेतु उपयुक्त सामासिक पद कौन सा है? बालामृत, बालक अमृत या बालामृत। तो बालकों के लिए अमृत हेतु कौन सा उपयुक्त शब्द है? बालामृत। ये क्या है? सामासिक पद है, यानी बालकों के लिए अमृत का, बालामृत का क्या है? बालकों के लिए अमृत। अब नेक्स्ट, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रपति बनूं। यानी मैं जब प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने थे तो पहले जब ये बच्चे थे तब वो अपनी बहन को कहा था कि मेरा ये है, मुझे भगवान क्या है घोड़ा भी बना देना तो मैं राष्ट्रपति की जो बग्घी होती है उसका घोड़ा बन जाऊं। तो क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? कि मैं राष्ट्रपति बनूं। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य? तो यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। अब की है, अब ऐसे पूछे कि कौन सा ये आश्रित उपवाक्य है? मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक तो प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य। कौन सा है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। एक तो संज्ञा आश्रित होता है, एक क्रिया आश्रित होता है, एक होता है विशेषण आश्रित। तो जो जैसे जिसके आए तब तो हो जाएगा विशेषण, और 99% क्या होता है? जहां की आ जाए तो वो क्या होती है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? यानी इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? कृपया यहाँ बैठिए, तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर है, यह नाटक बहुत अच्छा है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है? वह महिला विद्वान है। महिला क्या होती है? विदुषी होती है। महिला क्या होती है? विदुषी। पुरुष क्या होता है? विद्वान। तो यह वाक्य क्या है? गलत है। महिला विदुषी, पुरुष क्या होता है? विद्वान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? अमृत का क्या है? सुधा, पीयूष, सोम। असुर, दानव, दनुज, राक्षस। आंख का नैन, लोचन, चक्षु। और ईश्वर का क्या है? सुरेश, सुरपति, देवेंद्र। तो ये कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ये इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि देवेंद्र किसको बोला जाता है? इंद्र को। इन देवराज में किसको बोला जाता है? इंद्र को। सुरपति, सुरेश, देवेंद्र ये किसके पर्यायवाची है? भगवान इंद्र के, न कि ईश्वर के। ये किसके पर्यायवाची है? इंद्र के। अब नेक्स्ट, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? यानी रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 8। तो रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा क्या है? मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर कितने? 3 भेद होते हैं। अब नेक्स्ट है, जिससे एक मिनट, जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया। यानी जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया, यह किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? अभी संज्ञा के लिए क्या बताया था? बीच के अंदर क्या होता है? की।
जिससे आपको काम था वह व्यक्ति क्या है, चला गया। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा उपवाक्य है, विशेषण। विशेषण में जब वाक्य की शुरुआत होती है तो जिसका, जिसकी, तो ये शब्द जो आते हैं वो किसकी पहचान है, विशेषण की। और बीच के अंदर जोड़ने के लिए क्या आ गया, की शब्द का प्रयोग हो गया, तो वो कौन सा वाक्य है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जिसका, जिसकी आ गया तो कौन सा है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये कौन से वाक्य का उदाहरण है, मिश्र वाक्य का। कौन से वाक्य का, मिश्र वाक्य का। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। अब विलोम शब्द दे रखे हैं, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, आवश्यक, अनावश्यक, इहलोक, परलोक, कड़वा, मीठा, उत्तम, अति उत्तम। तो कौन सा नहीं है, अब उत्तम तो है, अति उत्तम है, तो ये उसी की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये क्या है, सुमेलित नहीं है। उत्तम का क्या होता है, अधम। उत्तम क्या क्या बोलते हैं, अधम बोला जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। और इसमें से कितने आपके क्वेश्चन सही होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है, आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी, दूसरे देश से मंगाना, आयात। अब जब दूसरे देश को भेजते हैं तो क्या होता है, निर्यात। दूसरों का आभार मानने वाला, आभारी, छोटा भाई, अग्रज। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, छोटा भाई क्या होता है, अनुज होता है। छोटे भाई को क्या बोला जाता है, अनुज। और जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, अग्रज बोला जाता है। दूसरे देश से मंगाना क्या होता है, आयात। हम जब दूसरे देश को भेजते हैं तो वो क्या होता है, निर्यात। अब नेक्स्ट, भगत सिंह नहीं रहे, भगत सिंह नहीं रहे, वह अमर हो गए। अब ये वाला वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है, यानी ये वाला कौन सा चिन्ह है, अलग विराम। कौन सा है, अलग विराम, अर्ध विराम या निर्देशक चिन्ह या योजक चिन्ह, यानी भगत सिंह नहीं रहे ये वाला। तो इसमें कौन सा है, ये अर्ध विराम है। अलग विराम, कोमा, निर्देशक चिन्ह ऐसे बड़ा होता है, योजक चिन्ह ऐसे ही होता है, लेकिन उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। अपने विराम चिन्ह वाला भी तो इसके अंदर टॉपिक है रेट के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, आहुति, एरावत, पत्नी, नुपुर। पत्नी क्या होती है, ये इसमें बड़ी मात्रा। तो एरावत, तो एरावत कैसे लिखा जाता है, एरावत जो हाथी था, एरावत। एरावत में ये वाली मात्रा आएगी, न कि ये सीधा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, मुझे कल जयपुर जाना है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, हम सबको फिल्म देखने जाना है, धोबी ने अच्छे कपड़े धोए। कौन सा शुद्ध नहीं है, कि धोबी ने कपड़े अच्छे धोए। क्या लिखा आएगा, कि धोबी ने कपड़े अच्छे धोए। अब अच्छे कपड़े थोड़ा ना धोएगा, क्या करेगा, गंदे कपड़े देंगे उसको। तो धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, अच्छे यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ। अगर मान लो अब ये वाक्य ऐसे होता, धोबी ने कपड़े धोए, तो हम बीच में अच्छे लिखना भूल गए। तो जब भूल जाते हैं बीच में अगर कुछ छूट जाता है तो यहाँ कौन सा आता है, ये वाला चिन्ह आता है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। लाघव चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है, लाघव चिन्ह या हंसपद या निर्देशक चिन्ह या योजक चिन्ह। जो ये वाला चिन्ह है वो कौन सा है, लाघव, हंसपद, योजक या निर्देशक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सुमेलित नहीं है। अब कौन सा मुहावरा सुमेलित नहीं है, अकल का दुश्मन होना, मूर्ख होना, अकल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करना, अकल के पीछे लठ लिए घूमना, बुद्धि विरुद्ध कार्य करना, अपना उल्लू सीधा करना या जिद्दी होना। तो ये कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, अपना उल्लू सीधा करना। इसका क्या है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। कई जो चालाक होते हैं वो क्या करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि उसने अपना उल्लू सिद्ध कर लिया। अभी इसमें देखो लास्ट में ना है या नहीं है सभी के अंदर, तो ये क्या है, मुहावरा। मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य होती है। संकट में एक और संकट आना,
किस लोकोक्ति का अर्थ है, यानी संकट तो पहले था, फिर एक संकट और आ गया। कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, कंगाली में आटा गिल्ला, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, करे कोई धरे कोई। तो संकट में एक और संकट आना किस लोकोक्ति का है कि कंगाली में आटा गिल्ला होना। यानी हमें पता चल रहा है ना कि भी कोई संकट था, उसमें एक संकट और आ गया, तो क्या है, कंगाली में आटा गिल्ला होना। अब नेक्स्ट है मुख चंद्रमा के समान। मुख तो है लेकिन किसके समान उपमा दे दी है, चंद्रमा के समान क्या हो गया है, सुंदर हो गया है। मुख चंद्रमा के समान में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, विरोधाभास अलंकार या उदाहरण अलंकार। मुख चंद्रमा के समान है, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार का ये उदाहरण है। अपने एक अलंकार का भी तो टॉपिक है। किस समास में विशेषण विशेष है, यानी किस समास में विशेषण विशेष है, उपमान उपमेय का संबंध होता है। अब कौन से समास में पहला पद प्रधान होता है, कौन से समास में अन्य पद प्रधान होता है, तो वैसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो किस समास में विशेषण विशेष है, उपमान उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या इनमें से कोई नहीं। तो विशेषण विशेष किसमें होता है, कर्मधारय। जैसे नीली है नील गाय, नीली है जो गाय, उसकी विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा। तो कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष है या उपमान या उपमेय का संबंध होता है। अब द्वंद्व समास में क्या होता है, जब दिख रही है कि द्वंद्व है तो दोनों क्या है, प्रधान होते हैं, माता पिता सुख दुख। कर्मधारय अव्ययी भाव समास में कौन सा पद, प्रथम पद प्रधान होता है, और प्रथम पद क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, उपसर्ग होता है। अब नेक्स्ट है संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग है। जो ये संस्कृत के उपसर्ग है ना, वो सारे के सारे किसमें उपयुक्त हो रहे हैं, हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि हिंदी की जो मूल भाषा क्या है, संस्कृत है। 21, 22, 23, 25 ये प्रश्न भी आया हुआ है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22। प्रे, प्रा, ये जो सारे अपन उपसर्ग करते हैं वो किसके उपसर्ग है, संस्कृत के। और टोटल कितने हैं, 22 उपसर्ग है। हिंदी के अलग है, विदेशी भाषाओं के अलग उपसर्ग है। क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार है, यानी क्रिया के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार। कितने प्रकार, 2 प्रकार। कौन कौन से, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म प्रधान नहीं होता है, और सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। उसे पता ही चलता है सकर्मक यानी क्या है, हो रहा है उसमें कर्म हो रहा है। अब नेक्स्ट, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। क्या है, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, आप मेरे घर कब आ रहे हैं, यानी मेरे घर कब आ रहे हैं, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। इन वाक्यों में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक का क्या गया, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मेरा, अपनी, अपना, ये कौन से शब्द है, निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी शब्द सुमेलित नहीं है, यानी ये शब्द दे रखे हैं, इनमें से कौन सा राजस्थानी शब्द सुमेलित नहीं है। उपाव, उपाय, घाले, देता, मंजार, बिल्ली, खग्गा, पक्षी। तो कौन सा नहीं है, अगर खग होता तो मान लो हिंदी में क्या हो जाता, पक्षी। लेकिन खग्गा किसको बोलते हैं, तलवार को बोला जाता है। खग्गा किसको बोला जाता है, तलवार को। अब कहते हैं ना कोई उपाव कर लो, उपाव क्या होता है, कोई उपाय कर लो। गाले कहते हैं ना, मैंने अब खाना कहते हैं ना, माँ को मैंने खाना गाल दे, तो वो गाल दे क्या है, देता है। मंजार किसको बोलते हैं, बिल्ली को। और खग्गा क्या होती है, तलवार होती है। अब इस पेपर में कितने हैं, 31 क्वेश्चन है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।